हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि चैप्टर नंबर 2, क्लास 12। इसके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में या क्वेश्चन में, तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा मुझे बोलते हैं नोट्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चैप्टर वाइज नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वो सभी आपको ग्रुप से मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहले लिखा है, अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन अ फ्लावरिंग प्लांट possess 7 cells but 8 nuclei। आपको एक्सप्लेन करना है, आपको एक डायग्राम के थ्रू ये बताना है कि 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लिया है बेटा, यहाँ पर सेंट्रल सेल प्रेजेंट था। ये दोनों ही सेल्स आपस में कर चुके हैं फ्यूज। यही रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स तो 7 रह गए, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो 8 है। ठीक है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर एक सिंगल मेगास्पोर से कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है एम्ब्रियो सैक की। ये डायग्राम जरूर आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ फ्लावरिंग प्लांट, अ माइक्रोस्पोर मदर सेल produces 4 male gametophytes while megaspore mother cell only produce 1 female gametophyte। क्या मतलब है, देखो, जब भी मेल के अंदर गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन होती है यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, तो बेटा उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो डिप्लॉइड सेल था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आप इसको पॉलन मदर सेल भी कहते हो, इट अंडरगोज मियोसिस, जिसके रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आपको मिलते हैं। ये आपको 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर मिल गए, और ये चारों ही हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप कर जाते हैं मेल गेमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन में। इनफ न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं, तो बेटा जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस तो करेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स तो वो भी बनाएगा, लेकिन उसमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट कर जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नरिशमेंट। और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है जो डेवलप करता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बेसिस पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड बाय वॉयला यानी कि कॉमन पेंसी किस प्रकार के फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, और वो जो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं। तो आप बताएंगे, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस दो प्रकार के फ्लावर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। क्लिस्टोगैमस कभी भी खुलते नहीं, ये बर्ड्स यानी कि कली की तरह प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट ओपन एट ऑल। जबकि जो चेस्मोगैमस है वो नॉर्मल फ्लावर्स की तरह होते हैं, एक्सपोज्ड, खिले हुए। राइट, जो क्लिस्टोगैमस है बच्चों, यहाँ पर अ शॉर्ट सीड सेट होता है बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के भी, क्योंकि यहाँ पर वो हमेशा बंद रहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बहुत ही क्लोज होंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन होकर ही रहेगी। लेकिन जो चेस्मोगैमस हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन वन ऑफ द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दैट एंश्योर सीड सेट प्रोडक्शन। आप बताइए उन फ्लावर्स में किस प्रकार की पॉलिनेशन होती है जो सीड सेट प्रोडक्शन करते हैं। तो आप बताओगे भैया सिर्फ ऑटोगैमस हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला ये फ्लावर्स कभी खुलते ही नहीं, ये हमेशा कली यानी कि बड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, कोई जिटनोगैमी या जीनोगैमी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही एंथर से पॉलन ग्रेज निकलेंगे वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। करेक्ट। अब थर्ड पार्ट में पूछा है, वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन है वो कैसे होती है। तो देखो बच्चों, सब कुछ पढ़ा हुआ है वीडियोस में, मैंने ऑलरेडी हर एक टॉपिक को कवर कर दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को फिर भी अगर यहाँ पर कोई डाउट लग रहा है और आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, तो डाउट तो लगेगा भाई, पहले जाके वीडियो देखो। ठीक है, चलो
बेटा वेलिस्नेरिया में जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। जबकि जो फीमेल फ्लावर है वो लॉन्ग स्टॉक की मदद से, ठीक है, वो सीधा वाटर के सरफेस तक जाती है ना। तो क्या होगा, मेल गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट पानी के बहाव के साथ फीमेल के पास पहुंचेंगे। द मेल गैमेटोफाइट्स विल ट्रेवल पैसिवली, और वो फीमेल जो फ्लावर है वहां तक पहुंचेंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। तो याद रखिए वेलिस्नेरिया में मेल फ्लावर्स डूबे हुए हैं, फीमेल फ्लावर सरफेस तक होती है, पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल करते हैं पैसिवली और वो फीमेल फ्लावर की स्टॉक तक पहुंचेंगे एंड पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो क्या प्रश्न पूछा है। डिफरेंस, आपको डिफरेंस बताना है सिनकार्पस एंड एपोकार्पस पिस्टल्स के बीच में। देखो सबसे पहली चीज, अगर गायनोशियम मल्टी पिस्टलेट है, बहुत सारी पिस्टल्स है, तो अगर सारी की सारी पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड है, if all the carpels of a multicarpellary pistil are fused, अगर सारी की सारी कार्पल्स आपस में फ्यूज है, वो मल्टी कार्पिलरी है, तो बेटा फ्यूज्ड वाले फ्लावर को, पिस्टल को क्या कहते हैं, सिन कार्पस। लेकिन अगर ये सारी की सारी पिस्टल्स फ्री हैं, तो आप इसको बोलेंगे एपोकार्पस। दोनों के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पैपेवर और ये बिचेलिया। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पॉलन ग्रेन है ना बेटा, उसकी आउटर लेयर जो है एक्साइन, वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, उसका नाम क्या है। तो आप बताएंगे स्पोरोपोलेनिन। किससे बन के मिलकर बनी है, स्पोरोपोलेनिन से। और ये जो मटेरियल है इसकी फायदे, एडवांटेजेस क्या है, तो आप बताओगे भाई साहब, दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम अभी तक नहीं आया है। ये हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को और एल्कलाई मीडियम को भी विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट इसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन देना। क्लियर हो गया, आगे देखो। स्टिल इट इज ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर। भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक मटेरियल, तब भी ऐसा देखा जाता है कि वो कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं बनाता। क्या रीजन है, कहाँ पर ये एब्सेंट होता है, तो आप बताओगे ये जो स्पोरोपोलेनिन है, दिस इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ जम्पोस, है ना, क्योंकि वहां से पॉलन ट्यूब एक्सटेंड करती है, यही कारण है ये कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है। ठीक है, हालांकि ये जो एंटाइन है वहां से वो आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाएगी, राइट। चलो फिर सी पार्ट में बोला है बेटा पॉलन बैंक्स किस तरीके से यूजफुल होते हैं, तो आप बताओगे कि वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, है ना। तो आगे चलकर अगर फ्यूचर में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलन ग्रेन्स को, तो उनको स्टोर करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस का होगा, और लिक्विड नाइट्रोजन में हम उन गैमेट्स को रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, पूछ रहे हैं हाउ डज अ फार्मर यूज डोरमेंसी ऑफ सीड्स टू हिज एडवांटेज। आपको याद है डोरमेंसी का मतलब होता है एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। जब भी पॉलन ग्रेन्स को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तो वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाते हैं, उसी को कहा जाता है डोरमेंसी। तो ये जो डोरमेंसी है फार्मर्स के लिए कैसे एडवांटेजेस है, तो आप बताएंगे सीड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एज फूड, सबसे पहले उनको फूड की तरह इस्तेमाल किया गया। दूसरा, दे आर यूज्ड टू रेज द क्रॉप, उसी की मदद से हम अपने डिजायरेबल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये दोनों एडवांटेजेस हैं डोरमेंसी यानी कि ऐसे सीड्स की जो कि इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, सीड्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम किस किस तरीके से सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे न्यू स्पीशीज, न्यू कॉलोनीज की फॉर्मेशन में सीड्स बड़े हेल्पफुल होते हैं।
क्योंकि सीड्स के पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज है डिस्पर्स होने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। साथ ही साथ इनके पास जो हार्ड सीड कोट होता है बच्चों, वो प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रियो को। सीड्स का जो हार्ड सीड कोट है प्रोटेक्शन देने का काम करता है यंग एम्ब्रियोस को, राइट। अगला देखिए, फूड रिजर्व करता है। सीड्स के पास कॉटिलिडॉन या एंडोस्पर्म में काफी ज्यादा मात्रा में फूड रिजर्व होता है, तो जब तक वो सीडलिंग खुद से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड ना बना सके, तब तक ये जो सीड्स हैं वो सफिशिएंट फूड रिजर्व को पहुंचाते हैं फर्दर ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में बनते हैं, इसीलिए वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं। क्लियर? ये तो बड़ी ही आसान प्रश्न है, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, मस्त उसको सारे आंसर्स एकदम याद हो जाएंगे। लेकिन मैं क्यों प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोगों के जो मार्क्स कटते हैं सीबीएसई बोर्ड्स में, वो आपके राइटिंग पैटर्न की वजह से कटते हैं। आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, आप लोग हिंदी में जानते हैं कि अच्छा इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से उसके आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो आप वो साइंटिफिक लैंग्वेज यूज नहीं कर पाते। इसलिए अगर कोई 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यू विल गेट 2 और 2.5, तो क्या फायदा, आधा आधा नंबर भी हर जगह कटेगा तो आपका लॉस ही है, ठीक है। तो आंसर लिखने का तरीका बदले, राइट। आगे देखो, how are parthenocarpic fruits produced and apomictic seeds by some others। भाई कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो एपोमिक्टिक सीड्स। ऐसा कैसे भाई, एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले अगर कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको डिफाइन करने की जरूरत है। पहले आप बताइए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते किसको है, फिर आप बताइए एपोमिक्टिक सीड्स किसको कहते हैं, है ना। उसी के बाद आप वो मेथड्स एक्सप्लेन करेंगे जिसकी मदद से इनकी फॉर्मेशन होती, राइट। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप करते हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। व्हेन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, एंड द एग्जांपल इज बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर सीड्स ही नहीं बन रहे, क्यों, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है, तो सीड्स कैसे बनेंगे, राइट। आगे देखो, व्हेन सीड्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, भैया अभी तो पढ़ा था जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बनते हैं तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। लेकिन अब पढ़ रहे हैं अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बनते हैं तो उनको हम एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं, एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं। एंड हाउ आर दीज सीड्स प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस हुए, इधर देखिए। कई बार कुछ वेराइटीज में जो न्यूसिलर के सेल्स होते हैं बेटा, वो डिवाइड करना शुरू करते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करेंगे और खुद डेवलप कर जाएंगे एम्ब्रियोज में, ठीक है। तो जो न्यूसिलर के सेल्स हैं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। कुछ केसेस में ये भी होता है कि जो डिप्लॉयड सेल होते हैं, एग सेल, वो बिना रिडक्शन डिवीजन के, मतलब बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिप्लॉयड एग सेल है वो बिना रिडक्शन डिवीजन किए डिप्लॉयड एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। तो जब यहाँ मियोसिस ही नहीं हुई, यहाँ किसी तरीके की कोई वेरिएशन या कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, एपोमिक्टिक सीड्स और उनकी एडवांटेजेस, ये आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हुए वो तो पता चल गया, पर एडवांटेजेस क्या है। ये जो एपोमिक्टिक सीड्स की हम बात कर रहे हैं, हाउ आर दीज बेनिफिशियल टू अस, कैसे वो हमारे लिए फायदेमंद है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए कोई सीड मेरे पास है, एपोमिक्टिक सीड। अब ये सीड बना है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो जिस पेरेंट से मुझे ये सीड मिला है, जो कैरेक्टर उस पेरेंट के अंदर है, वही सेम कैरेक्टर मैं लार्ज नंबर में ऑब्टेन कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसी कैरेक्टर वाले 1000 पौधे बना दूं, है ना। तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इन्हीं सीड्स को अगर सो कर दूं, बो दूं, तो फिर लार्ज नंबर में
सेम कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स हैं वो मुझे मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स। जो एपोमिक्टिक सीड्स है उनकी एक एडवांटेज ये भी है कि जो कैरेक्टर पेरेंट में प्रेजेंट है पेरेंट सीड में, वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाए। हर साल हमें हाइब्रिड बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं तो बार बार हमें इतना पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। बार बार हमें नए नए सीड्स को कलेक्ट करके हाइब्रिडाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये पैसे बचाने में भी हेल्पफुल है। ठीक है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो गया ना हमारे लिए। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, एपोमिक्टिक सीड्स की एडवांटेजेस। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है फार्मर को। तो देखो इधर, एडवांटेज तो आप पढ़ चुके हो। डिसएडवांटेज में उन्होंने बोला कि अगर बार बार लॉन्ग रन में आप किसी एपोमिक्टिक सीड का यूज कर रहे हो तो सेम ब्रीड बार बार बनकर आएगी और उसकी वजह से फर्टिलिटी और यील्ड जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप की वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं उसको? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये डिसएडवांटेज है एपोमिक्टिक सीड्स की। नाउ एक बड़ा ही मजेदार प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में ये पूछा है, मान लीजिए टोमेटो का प्लांट आपके पास है जिसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में 240 वाइबल सीड्स को प्रोड्यूस किया। तो टोटल जो सीड्स हमारे पास है बेटा वो कितने हैं? टोटल जो सीड्स हमारे पास है दीज आर 240। ठीक है, अब आपको बताना है what is the minimum number of pollen grains that must have been involved in the pollination, then what is the minimum number of ovules, then how many megaspore mother cells were involved। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसके रिजल्ट में जो सीड आ रहा है वो कैसे आया। लुक एट दिस, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस की, 2 हैप्लॉइड स्पोर्स बने, मियोसिस 2 की तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। इनको हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोर्स। हर एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन जब फीमेल में यानी कि हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे तो बेटा ये मेगास्पोर मदर सेल है, इन्होंने मियोसिस 1 किया, 2 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर भी आ गए, इनको हमने बोला मेगा स्पोर्स। जब इन्होंने मियोसिस 2 किया, टेट्राड यहाँ पर भी बना, ये बन गए मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन यहाँ पर 4 में से जो 3 है वो हो जाते हैं डीजेनरेट ड्यू टू द लैक ऑफ नरिशमेंट। तो सिर्फ एक ही क्या होगा, मेगास्पोर यहाँ पर बन पाएगा, है ना। तो डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हो, माइक्रोस्पोर्स कितने बन रहे थे? 4, मेगास्पोर कितने बने? 1। ठीक है, और जब भी फर्टिलाइजेशन होती है ना तो एक मेगास्पोर यानी कि एक ओव्यूल है ना, ठीक है, उसी के अंदर एक पॉलन ग्रेन आएगा 2 मेल गैमेट्स को लेकर। बेटा एक पॉलन ग्रेन आएगा तो एक ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन होगी और एक सीड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। यानी कि एक सीड बनाने में एक ओव्यूल की जरूरत है और एक पॉलन ग्रेन की जरूरत है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर टोटल 240 सीड्स बने हैं तो बेटा इतने ही ओव्यूल की जरूरत रही होगी और इतने ही पॉलन ग्रेन्स की जरूरत रही होगी। क्लियर होगी बात? बट अगर आपसे पूछा जाए कितने माइक्रोस्पोर्स की जरूरत रही होगी, है ना, तो क्या जितने माइक्रोस्पोर उतने ही पॉलन ग्रेन, सेम आंसर हो जाएगा। भाई पॉलन ग्रेन 240 थे तो माइक्रोस्पोर भी 240 होंगे, राइट। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कितने मेल गैमेट्स की जरूरत है, क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने मेल गैमेट्स की जरूरत है, तो याद रखिए एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर 240 पॉलन ग्रेन्स की जरूरत थी तो आप 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है 480
480 मेल गैमेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे। 480 मेल गैमेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे, है ना? क्लियर होगी बात? चलो, कितने माइक्रोस्पोर यानी कि कितने पॉलन ग्रेन इन्वॉल्व थे बच्चों? 240। 4 माइक्रोस्पोर को बनाने में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रिस्पॉन्सिबल है। तो 240 माइक्रोस्पोर को बनाने में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जरूरत रही होगी? आप बता दीजिए। 60 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जरूरत रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन्स को, 4 माइक्रोस्पोर्स को बनाती है ना? तो 60 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 240 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है? तो आपसे पूछेंगे कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल, कह देना 60, है ना? वहीं पर अगर पूछने लगे कि 240 ओव्यूल को बनाने में या 240 मेगास्पोर्स को बनाने में कितने मेगास्पोर मदर सेल की जरूरत है, जरा गौर फरमाइएगा। क्योंकि यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल सिर्फ एक ही मेगास्पोर की फॉर्मेशन कर रही है, तो 240 मेगास्पोर बनाने में 240 ही मेगास्पोर मदर सेल्स की जरूरत रही होगी। क्लियर हो गया? समझ में आया बच्चों? अब देखो जरा आंसर। पूछा था कितने पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी 240 सीड्स के लिए, बेटा 240 ही पॉलन ग्रेन्स चाहिए। कितने ओव्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 240 ही ओव्यूल्स चाहिए। और क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही ओव्यूल बन रहा है, तो 240 ही मेगास्पोर मदर सेल्स की जरूरत है। ठीक है? यहाँ पर कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल? 60। अभी तो मैंने आपको बताया था क्यों हुआ 60, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रिस्पॉन्सिबल है 4 माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 240 माइक्रोस्पोर्स को बनाने में कितने? 60 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लगे, है ना? चलो, और हर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स है, तो अगर 240 पॉलन ग्रेन्स का आपने यूज किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 मेल गैमेट्स की यहाँ पर जरूरत थी। करेक्ट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। अब इसका आंसर आप लोग करेंगे, है ना? कोशिश करना कि आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सको। चलो, 2 मिनट में आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन को रीड करो चलो, और मुझे बताओ इनका करेक्ट आंसर क्या है। आप बस मुझे किसका आंसर बताओगे? डी और ई का आंसर बताओगे। चलो, आई एम वेटिंग। डी और ई का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 36 में जो डी और ई पार्ट है उसका आंसर आप लोग बता रहे हैं। दिख रहा है ना क्वेश्चन सही से आप लोगों को? चलो, जूम कर देते हैं। अब बताओ, डी में आपसे पूछा है हाउ मैनी मेल गैमेट्स वर इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। कितने मेल गैमेट्स इन्वॉल्व है? देखो, सीड्स कितने हैं? 360, तो 360 ही पॉलन ग्रेन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, और हर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 720। ठीक है? अगला प्रश्न, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मस्ट हैव अंडरगोन रिडक्शन डिवीजन। अब ये पूछ रहे कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस की होगी। तो बेटा बहुत ही आसान, 360 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जरूरत रही होगी? 90 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जरूरत रही होगी। ठीक है? क्योंकि हमने कर दिया 4 से डिवाइड। तो डी और ई का आंसर हम देख लेते हैं, 720 एंड 90। जिन भी बच्चों ने सही आंसर दिया बेटे मौज कर दी। चलो भाई, सेम क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सेम तरीके से करेंगे। कितने माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल्स की रिक्वायरमेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, और ये मेडिएटेड कैसे होता है? बेटा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब है एक ऐसा इवेंट या वो सारे इवेंट्स
जिसमें सबसे पहले पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पर डिपॉजिट होगा, फिर केमिकली स्टिग्मा कुछ शुगर प्रोड्यूस करेगी और पॉलन ग्रेन को बताएगी अरे तू तो मेरे ही टाइप का है, आजा। पॉलन ट्यूब एक्सटेंड करेगी। तो इन सारे इवेंट्स को मिलाकर कहा जाता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। बेटा ये कीमोट्रोपिज्म को शो करता है। इट इज मेडिएटेड बाय सर्टेन केमिकल्स, है ना, जो कि सिक्रीट किए जाते हैं बाय स्टिग्मा। करेक्ट। और एक और प्रश्न देखिए, आपसे मैच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल का माइक्रोस्पोर का डायग्राम पूछा था। इतने चालाक है ये लोग, डायरेक्टली पॉलन ग्रेन ना लिखकर मैच्योर माइक्रोस्पोर लिख रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन की बात हो रही है। ठीक है, ये सब 1 मार्क में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस? तो आप बताएंगे ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, उसको बताता है, एंट्री करवाता है कि भैया यहाँ से एंट्री है आपकी। राइट। चलो नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल द एक्साइन एंड इंटाइन आर मेड अप ऑफ। ये तो हमने पढ़ लिया। इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। ठीक है। अब अगला प्रश्न, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बता दो। भाई साहब फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स की डेवलपमेंट होगी, वो एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे यानी कि नरिशमेंट। इसके बाद जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, वो एम्ब्रियो में बदल जाता है। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो इंटीग्यूमेंट्स है वो सीड कोट में बदल जाएंगी, जबकि ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। ओवरी किस में बदल जाती है बच्चों? फ्रूट में। और जो वॉल होती है ओवरी की उसको कहा जाता है पेरिकार्प। The wall of the ovary is called pericarp. And the other parts, stigma, style, sepals, petals, they just wither off, they just fall off. वो सब नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली बीच में से कुछ गायब भी थे जो मुझे अननेसेसरी लगे या जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उन क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा है 2 मेथड्स बताओ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। अरे बेहद आसान प्रश्न है, इमैस्क्यूलेशन एंड बैगिंग। बेटा हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो जब ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, भाई ये तो बाइसेक्सुअल है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर बार बार होता रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। तो प्लांट्स ने क्या सोचा, नहीं भाई ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्रॉप प्लांट्स में जो क्रॉप इंप्रूवमेंट करने के लिए मेथड्स डेवलप किए जाते हैं, जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं बेटा, वो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग है। यानी कि सबसे पहले इस बाइसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में से हमने जो ये एंथर है इसको रिमूव कर दिया, है ना। इमैस्कुलेशन का मतलब ही होता है, क्या होता है, इसमें हम रिमूव कर देते हैं एंथर को। और जैसे ही एंथर को आप रिमूव कर दोगे डिसेंस से पहले, रप्चर होने से पहले, तो आप अपनी स्टिग्मा को बचा लेते हो सेल्फ पॉलिनेशन से। ठीक है। लेकिन अभी भी अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन आके गिर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्विटेबल साइज से बने हुए बैग का इस्तेमाल किया, जो कि बटर पेपर से बना हुआ बैग है। किससे बना हुआ? बटर पेपर से बना हुआ बैग है। और उस बैग से आपने स्टिग्मा को, सुटेबल साइज का है, स्टिग्मा को कवर कर दिया, ताकि कोई भी अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन वहां पर ना आए। ठीक है जी। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हम कहते हैं कि कुछ सीड्स एल्ब्यूमिनस है और कुछ ऐसे हैं जिनमें पेरिस्पर्म होता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों शब्दों में, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो बेटा, अब अगर ये पूछेंगे एल्ब्यूमिनस क्या है, तो आप बोलेंगे जब भी सीड्स की डेवलपमेंट चलती है तो कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। जैसे कोकोनट है, नारियल, पानी रहता है उसके अंदर, कैस्टर है, सनफ्लावर है। तो इनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं हुआ था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम मटर या फिर राजमा, है ना, इन सब के बारे में बात करते, तो उनका जो एंडोस्पर्म है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान
कंज्यूम हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एग्जाम्पल लिए, कैस्टर, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है जी। और पेरिस्पर्म का मतलब होता है रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस, बचा हुआ जो परसिस्टेंट जो न्यूसिलस होता है उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। तो ऐसे सीड्स इन विच रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस इज परसिस्टेंट, जहां पर भी न्यूसिलस का पार्ट रह रहा है, उसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो कंज्यूम नहीं हुआ, उसी सीड को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ब्लैक पेपर एंड बीट। ठीक है, सो यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस। लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर एनसीईआरटी के बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ यहीं से आने वाला है ना। सो बी प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।